तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोगों का कर्तव्य सीरीज का डे 2 रहने वाला है, जिसमें हम लोग हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो कर्तव्य सीरीज हम लेकर आए हैं, ये यूपीपीडी एग्जाम स्पेशल है। मतलब जब तक आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और जितना पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है, निम्नलिखित में से दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अन्न को पचाने वाली अग्नि। तो देखिए, अन्न को पचाने वाली जो अग्नि होती है उसको बोला जाता है जठराग्नि। तो ऑप्शन नंबर ए में आप देख रहे हो जठराग्नि दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए, हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है, कर शब्द का उपयुक्त अनेकार्थक समूह है। यानी कर का मतलब क्या होता है, अनेक शब्दों में बताइए। तो यहाँ पे दिया पहला ऑप्शन क्रिया, विशेषण, फिर सुधाकर, दिवाकर, हिमकर, फिर दिया है दुष्कर, पीकर, खाकर, हाथ, किरण और करना। तो देखिए, जो कर का मतलब होता है वो हाथ भी होता है, किरण भी होता है और करना भी होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है, चारपाई पर चादर बिछा दीजिए। वाक्य में जो पर कौन सा कारक है, यानी यहाँ पे जो पर लिखा है ये कौन सा कारक है। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा अपादान से अलग होने के लिए अधिकरण में पर, संबंध काकी के रारी रे नानी ने, और संप्रदान के लिए। तो यहाँ पे देखिए अधिकरण पर आ रहा है। जब आप पढ़ोगे, जब आपने कारक याद किया होगा तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कि अपादान से अलग होने के अर्थ में अधिकरण में पर, संबंध काकी के नानी ने रारी रे, ऐसे करके पढ़ा होगा। और संप्रदान के लिए, तो यहाँ पे देखिए जो अधिकरण है उसमें पर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो पर शब्द दिया है ये अधिकरण कारक का हिस्सा है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला जो हमारा प्रश्न है कह रहा है कि वे अविकारी शब्द जो दो वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। यानी वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं, तो ये अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके, अव्यय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में हमारा अव्यय दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है, गिलास में थोड़ा पानी है, रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है। तो देखिए, थोड़ा पानी, तो पानी को हम गिन नहीं सकते, पानी को हम माप सकते हैं। तो मापना मतलब परिमाणवाचक। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए परिमाणवाचक विशेषण दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता, इस वाक्य में सर्वनाम बताइए। तो देखिए, अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो यहाँ पे आप एक शब्द नोट कर पा रहे हो, कुछ। कुछ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोई चीज जो थोड़ी मात्रा में हो। तो कह रहा है अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो जो ऑप्शन नंबर ए दिया है अंधेरा, कुछ नहीं दिखाई देना, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है कुछ, वो क्या हो जाएगा आपका, सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है, क्रिया के आधार पर कौन सा विकल्प असंगत है। मतलब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है। जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा है सचिन फुटबॉल मैच खेलता है, तो ये सकर्मक क्रिया है, तो सही बात है। फुटबॉल मैच खेलता है यानी क्या है, सकर्मक क्रिया है। क्रिया के साथ आया है कौन, कर्म। विद्यार्थी मतलब शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं, ये द्विकर्मक क्रिया है। एक विद्यार्थी एक हिंदी, दो ठो क्रिया है, मतलब दो ठो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पढ़ाना क्रिया है, ये भी सही है। यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, क्रियार्थक क्रिया। देखिए, क्रियार्थक क्रिया किसे कहते हैं, पहले इसको समझिए। क्रियार्थक क्रिया में जो क्रिया होती है वो कर्ता का काम करती है। ठीक है, तो जब क्रिया कर्ता का काम करे तो उसे बोलते हैं क्रियार्थक क्रिया। तो यहाँ पे जो यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, यहाँ पे तो क्रिया कर्ता का काम कर ही नहीं रही है। इसका मतलब ये है कि यही वाला गलत है। विक्रम ने नाश्ता कर लिया, संयुक्त क्रिया ही, ये वाला भी सही है। तो हमसे क्या पूछ रहा था, गलत पूछ रहा था, असंगत। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर सी हमारा असंगत है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए, अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि किस काल की क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल की सूचित होती है। मतलब किस काल की क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है आसन्न भूतकाल,
पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल। तो जब आप देखते हो कि क्रिया की समाप्ति तुरंत हुई है या तत्काल ही समाप्त हुई है तो उसको बोला जाता है परफेक्ट। परफेक्ट मतलब आसन्न भूतकाल, यानी ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं हमारा आसन्न भूतकाल दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि सुंदर विशेषण का रूप स्त्रीलिंग में होगा। तो सुंदर का क्या होता है, आप जानते हो सुंदर का सुंदरी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है सुंदरी, वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि लड़की खाना खा रही है, वाक्य में कौन सा वचन है, यानी इसमें बताना है एक वचन है, दो वचन है या बहुवचन है। तो आप देखो लड़की, लड़की एक वचन है तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है एक वचन और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्न में से किस शब्द में अनुस्वार का प्रयोग किया गया। अनुस्वार का मतलब ये होता है कि एक ऊपर ये जो बिंदी दी होती है जिसमें हम लोग अंग का उच्चारण करते हैं वही अनुस्वार होता है, और एक होता है आपका इस तरीके से जिसको हम लोग विसर्ग बोलते हैं। तो अनुस्वार हमसे पूछा है, तो यहाँ पे देखिए गृह, ग्रह, गंदा और गांव, ये जो गांव है ये चंद्र बिंदी है, ये अनुस्वार में नहीं आता, लेकिन ये जो गंदा है देखिए ऐसे पाई है, ऊपर एक यहाँ पे आपका बिंदी है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसमें ही अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है कह रहा है कि संयुक्ताक्षर छ में किन वर्णों का योग है। तो देखिए जो छ होता है वो क और ये खटकोड़वा वाला जो स होता है इसी से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं यही दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बहुत अधिक खुलता है उन्हें बोलते हैं। देखिए विवृत का मतलब होता है ओपन, अर्थ विवृत का मतलब होता है हाफ ओपन, ठीक है, हाफ ओपन, और अर्थ समृद्ध का मतलब होता है हाफ क्लोज, और उसके बाद समृद्ध का मतलब क्या होता है, क्लोज। अब आप समझ चुके होंगे कि किसकी बात कर रहा है। कह रहा है मुख बहुत अधिक खुलता है मतलब पूरा का पूरा खुल जाता है, तो पूरा पूरा खुलेगा तो ओपन होगा, ओपन का मतलब क्या होता है, विवृत, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन है। तो देखिए परीक्षा गुरु के लेखक माने जाते हैं लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन नंबर सी में दिया है लाला श्रीनिवास दास, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला जो है कह रहा है कि सूर सागर के रचयिता कौन है। विद्यापति, जयदेव, तुलसीदास की सूरदास। तो आप जानते हो सूर आपका सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी ये सभी लिखे हैं सूरदास जी। तो ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं सूरदास जी है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि प्रिय प्रवास किसका महाकाव्य है। प्रिय प्रवास किसका महाकाव्य है, तो आप जानते हो प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि 2023 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया। तो 2023 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार ये संजीव को दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है संजीव और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्न पंक्तियों में रूपक अलंकार कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए रूपक अलंकार किसे कहते हैं, जहां पे उपमेय का उपमान में तुलना की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ले चला साथ में मुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक, तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पे लिया है चरण कमल बंदो हरिराय। तो यहाँ पे देखिए चरण कमल बंदो हरिराय, यानी चरण कमल बंदो हरिराय का मतलब होता है कि जो आपके चरण हैं उसकी हम लोग क्या कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो चरण है उसकी तुलना कमल से की गई है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में रूपक अलंकार दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है कि निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है, मतलब आपको बताना है रस किसे कहते हैं। संदेशो देवकी सो कहियो, ओ तो धाय तिहारे, सूत की दया करत ही रहियो, तुम तो टेव जानती ही हो, तव मोहि कहीं आवे, प्रातः उठत मेरो लाल, लड़ते ही माखन रोटी भावे। तो ये आपका यहाँ पे एक संदेशा भेजा गया था कि संदेशो देवकी सो कहियो, मतलब देवकी जी से संदेशा कहिएगा कि ये तो तुम्हारा पुत्र है लेकिन हमारा भी क्या है, ये पुत्र है। और उसका ध्यान बहुत अच्छे से रखिएगा क्योंकि जब वो सुबह उठते हैं, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण आप जानते हो कि मथुरा चले गए थे गोकुल को छोड़कर, तो उनकी जो माता थी देवकी और एक माता थी आपकी यशोदा। तो यशोदा जो थी वो बहुत चिंतित थी कि वो वहां चला गया है, तो यहाँ पे रहता था तो सुबह उठकर
भोजन सुबह मतलब कि माखन रोटी खाते थे और वहां चला गया है, पता नहीं उनको मिलता होगा कि नहीं होगा, वही वो संदेशा क्या कर रही हैं, वो दे रही हैं। तो यहाँ पे देखिए ये माता का अपने बेटे के प्रति स्नेह है। तो जब माता का अपने बेटे के प्रति स्नेह होता है तो उसको बोला जाता है वात्सल्य रस। तो ऑप्शन नंबर डी में आप देख रहे हो वात्सल्य रस दिया है और वही आपका क्या है, सही उत्तर है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो यहाँ पे देखिए जो छंद पूछा है ये छंद आपका है हरिगीतिका। हरिगीतिका किसे कहते हैं? हरिगीतिका छंद क्या होता है? देखिए हरिगीतिका एक सममात्रिक छंद है। हरिगीतिका क्या है? एक प्रकार का सममात्रिक छंद है और इसमें प्रत्येक पंक्ति में 28-28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 मात्राओं पर क्या होता है, यहाँ पर इनका थोड़ा सा विराम होता है, उसके बाद ये पुनः कंटिन्यू चल देती है। मतलब ये जो विराम हुआ है तो इधर कितनी मात्राएं होंगी 16 और इधर कितनी मात्राएं होंगी 12 होंगी, ठीक है। और कुल मात्रा बताएं एक पंक्ति में तो कितना होना चाहिए, 28 मात्रा होना चाहिए, ठीक है। तो और इसके लास्ट में आपके लघु और गुरु होते हैं। तो यहाँ पे हरिगीतिका ऑप्शन नंबर डी में दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि फल को खूब पका होना चाहिए, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो अगर आप ध्यान से देखो, इसको ध्यान से पढ़ो, फल को खूब पका होना चाहिए। अगर हम को हटा दें और कहें फल खूब पका होना चाहिए तो कौन सा अच्छा आपको लग रहा है? तो आप कहोगे कि ये जो को वाला है ये अनावश्यक है, ऐसे होना चाहिए था, फल खूब पका होना चाहिए। तो ये जो को है ये क्या है, कौन सा कारक बताता है? तो देखिए ये आपका कर्म कारक बताता है, नहीं कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ पे देखिए कारक संबंधी क्या है, इसमें अशुद्धि है। वचन संबंधी तो है नहीं, पदक्रम संबंधी तो है नहीं, लिंग संबंधी भी नहीं है, तो कौन सा होगा, कारक संबंधी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है कारक संबंधी और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि सर्वनाम की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताइए। मतलब सर्वनाम की दृष्टि से ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें अशुद्ध बताना है। जैसे देखिए तुम क्या खा रहे हो, सही बात है, ये इसमें कोई गलती नहीं है। तुम कहाँ जा रहे हो, इसमें भी कोई गलती हमको नहीं दिख रही है। वह लोग आ गए, ये गलत दिख रहा है, क्यों? क्योंकि देखिए वह लोग आ गए नहीं होता, वे लोग आ गए, वे लोग आ उसके बाद यहाँ पर गए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे वह दिया है और ये सर्वनाम का क्या है, अशुद्धि है। मैं पढ़ रहा हूं ये भी सही है, नहीं ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वही क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जो अगला प्रश्न है कह रहा है कि हाथ को हाथ न सूझना। हाथ को हाथ न सूझना का मतलब क्या होता है? देखिए हाथ को हाथ न सूझना का मतलब ये होता है घना अंधेरा होना, खोए रहना, नाराज होना या चोट खाना। तो जब आप अंधेरे में जाते हो तो अगर आपके सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता तो वहां पे एक मुहावरा बहुत अच्छे से फिट होता है, हाथ को हाथ न सूझना। मतलब इतना ज्यादा अंधेरा है कि आपका एक हाथ दूसरे हाथ को पकड़ ही नहीं पा रहा, मतलब समझ ही नहीं पा रहा कि हमारा हाथ कहाँ है। एक तरीके का मुहावरा है। तो इसका मतलब ये होता है घना अंधेरा होना। तो ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं हमारा घना अंधेरा दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहे रुचि घर जा रही है, वाक्य में कौन सा वाच्य है? वाच्य हम जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं हिंदी में, कौन कौन? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य को बोला जाता है कर्तावाच्य, कर्मवाच्य आप जानते हो कि उसमें कर्म की महत्ता होती है, भाव मतलब जिसमें भाव की महत्ता होती है। तो यहाँ पे अगर इसको पढ़ो रुचि घर जा रही है तो अगर आप ध्यान दो तो ये सिंपल सा टेंस है, मतलब सिंपल सेंटेंस है। तो जो सिंपल होता है उसको बोलते हैं कर्तृवाच्य, मतलब इसमें रुचि जो है उसकी आपकी प्रधानता है, यानी कर्ता की प्रधानता है। तो ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं कर्तृवाच्य दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है निम्नलिखित में से ये जो चिन्ह दिया है इसका नाम बताना है। तो आप बताइए इसका नाम क्या होता है? तो ये अर्धविराम का चिन्ह होता है, अर्धविराम का चिन्ह होता है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है अर्धविराम और यही आपका क्या होता है, सही उत्तर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से द्वंद्व समास वाला शब्द नहीं है। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? एक ऐसा समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं और उसको अलग करने के लिए और, एवं, अथवा, यथा आदि शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे देखिए घास फूस लिखा है तो इसको अलग करेंगे तो लिख सकते हैं घास और फूस, लूट मार को लूट और मार, काम काज को काम और काज, यानी ये सभी तो द्वंद्व समास है तीनों। तो कौन सा आपका द्वंद्व समास नहीं है? ध्यान मग्न। आप ऐसे नहीं कह सकते ध्यान और मग्न, गलत हो जाएगा। यानी
ये जो द्वंद्व समास वाला शब्द नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी ध्यानमग्न। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है कि निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। समानार्थी का मतलब एक जैसे अर्थ प्रकट करने वाले नहीं है। जैसे देखिए कांता, रमणी, महिला, इन तीनों का मतलब होता है स्त्री और ये एक दूसरे के समानार्थी। हम कांता बोले तब पर भी स्त्री, रमणी तब पर भी, महिला भी तब पर भी। लेकिन ये जो सोदरा है ये बहन को दर्शाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा था जो समानार्थी नहीं है, तो कौन समानार्थी नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सोदरा, और यही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला जो है कह रहा है कि निदान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो किसी शब्द के पहले लग कर उसकी विशेषता बताते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? आपके उपसर्ग कहलाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो नी और दान, तो अगर हम नी को हटा दें तो क्या बचेगा? दान, जिसका मतलब होता है कुछ न कुछ अपने अंश का किसी दूसरे को दे देना निस्वार्थ भाव से। तो ये जो नी शब्द है ये क्या करता है? इसकी विशेषता बता रहा है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? उपसर्ग है। यानी पूछ रहा था निदान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो नी उपसर्ग है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रागैतिहासिक में कौन सा प्रत्यय है। तो आप बताइए प्रत्यय किसे कहते हैं? बस वो शब्द जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसकी विशेषता को बताते हैं अथवा उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए प्रागैतिहासिक, तो यहाँ पे प्राग और इतिहास से मिलकर क्या बना है? प्रागैतिहासिक। तो इसमें अगर देखें तो सबसे लास्ट में क्या बच रहा है? प्रागैतिहासिक। तो सिक जब आप पढ़ रहे हो तो इसमें इक आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर, यानी इक। यहाँ पे देखिए इक ए में भी दिया है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये बड़ा ई है, लेकिन यहाँ पे सिक में क्या है? छोटा ई है। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, यानी इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द उसे कहते हैं जो कि आपके तत्सम से टूट कर बने होते हैं, मतलब तत्सम का थोड़ा सा गिरा हुआ रूप क्या होता है? तद्भव होता है। यहाँ पे देखिए अश्रु, आंख, आषाढ़ और अंधकार। तो आप अश्रु को पढ़ रहे हो, ऐसा लग रहा है संस्कृत पढ़ रहे हो। आषाढ़ भी अच्छा खासा है, अंधकार भी बहुत बढ़िया है, लेकिन ये जो आंख है ये आपका तत्सम नहीं है, ये क्या है? तद्भव है। आंख का होता है अर्क, अर्क का होता है तद्भव आंख। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमसे तद्भव पूछ रहा था, आंख है, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है अतिवृष्टि का सही विलोम निम्न में से क्या होगा। तो अतिवृष्टि बहुत फेमस शब्द है। अतिवृष्टि का विलोम होता है अनावृष्टि। तो ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हो अनावृष्टि दिया है, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस आपके पूरे सीरीज का कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें संधि युग्म सही नहीं है। मतलब आपको बताना है कि किसमें संधि युग्म सही नहीं है। तो आप देखो देव और वेश लिखा है और बराबर देवेश है, फिर लिखा है गिरी और ईश, तो गिरीश हो गया। विद्या और आलय, तो क्या हो गया? विद्यालय। महा और इंद्र, तो महेंद्र। तो आप जानते हो महाधन इंद्र महेंद्र सही बात है। विद्या धन आलय विद्यालय, ये भी सही बात है। गिरी धनीश गिरीश, ये भी सही बात है। तो कौन सा बचा जो सही बात नहीं है? ये देव धन वेश। आप जानते हो देवेश का होता है देव धन ईश, देव धन ईश का क्या हो जाएगा? देवेश हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? वेश लिखा है, यानी यही आपका क्या है? गलत है। तो यहाँ पे संधि युग्म सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए में संधि युग्म सही नहीं है, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो कर्तव्य सीरीज का डे 2 है, जिसमें हमने यूपीपी री एग्जाम स्पेशल के लिए 32 क्वेश्चन हिंदी का सॉल्व करवाया है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम आपके लिए सीरीज लेकर आते रहेंगे जब तक आपका, क्योंकि लास्ट जो आपका एग्जाम का डेट है वो शायद 24 से शुरू होगा। यूपीपी एग्जाम 24 अगस्त थे और 30 तारीख तक चलेगा। तो उससे पहले पहले जितनी भी आपके प्रैक्टिस सेट हो सकते हैं मैथ और हिंदी के, वो हम आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। और हमारा कर्तव्य बैच कंटिन्यू चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि उसको भी बीच में ड्रॉप कर देंगे, नहीं, वो भी चलता रहेगा। आपका मैथ का भी प्रैक्टिस सेट चलेगा और हिंदी का तो अभी आप देख ही रहे हो। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।